कि हाँ पावर ब्रिटेन हमें किस तरीके से ट्रांसफर करेगा। हम जीत चुके हैं, हैंडओवर जो है अब सिर्फ हैंडओवर की बात रह गई, बाकी सब हो गया है ना। अंग्रेजों को एहसास दिला दिया हमने कि और वो राज्य नहीं कर सकते, उनका सिविलियन लेग भी जा चुका है, उनका मिलिट्री लेग भी जा चुका है, तो उन्हें एहसास हो चुका है कि आगे तो देखो रूल नहीं हो सकता। आप जो करना चाहें, आप इसमें रहना चाहें तो भी ठीक है, आप रिपब्लिक बन के अलग रहना चाहें तो भी ठीक है। हम कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं दे रहे, हम खाली दोस्तों को भेज रहे हैं यहाँ पे। ये लोग जो जा रहे हैं ये आपको समझौता करा के हेल्प करेंगे कि हाँ ऐसा एक प्लान जो है हो सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेंगे, वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री और राजा गोपालाचारी जी को एजुकेशन दिया जाएगा। 22 जुलाई को उन्होंने कहा कि भाई अपना एक झंडा तो होना ही चाहिए, है ना, कि आजादी के दिन फहराएंगे क्या, तो एक झंडा नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यहाँ पर क्या कर दिया, अडॉप्ट कर दिया। अब कोई डोमिनेंट स्टेटस जैसी बात नहीं, हम वैसे भी सोवरेन थे, अपना हम खुद ही काम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि बीच में अंग्रेजों का हमारे ऊपर कोई जो है से था, बट हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे, रह सकते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमें नहीं रहना कॉमनवेल्थ में, हम लोग रिपब्लिक होंगे। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और हम बात कर रहे थे मॉडर्न इंडिया की। तो हमें क्या चाहिए, आजादी, है ना। तो आजादी वाला जो है वक्त आ गया है, आखिरी पड़ाव पे आ गए हम लोग मॉडर्न इंडिया के। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, आजादी की बात करेंगे, फाइनल 2 ईयर का डिस्कशन है ये। तो बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो है, एक तो राजा जी का फॉर्मूला है, राजा जी, ये डिस्कस करेंगे। और फिर एक प्लान वेवल लेके आए थे, वेवल प्लान, है ना, बुनते हैं कहानी, बुनते हैं भी कैसे हुआ, वेवल प्लान। फिर हम बात करेंगे कि हाँ एक इंपॉर्टेंट मिशन आया विच इज कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, एंड देन माउंटबेटन प्लान विच इज इंडिपेंडेंस एक्ट, और इसी के बाद हुआ पार्टीशन, इसी से मिली हमको आजादी, और इसी से कनेक्टेड है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। चलिए तो आइए बात शुरू करते हैं। तो ये जो नोट्स हैं अपने, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट, बाकी आप बैचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी मंडे से संकल्प शुरू होने वाला है, संकल्प 2027। जो लोग 2027 की तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां मॉडर्न इंडिया शुरू कर रहा हूं मैं, है ना, मॉडर्न इंडिया से हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए, सो हाय, अभिषेक श्रीवास्तव, कोर फैकल्टी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। मैं आपको पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, इतने टाइम से आप मेरे साथ हैं, इतने सारे लेक्चर्स आपने देखे, तो जो है उम्मीद है कि अब आप जान गए हैं मुझे। चलिए, तो ये स्कैन भी कर सकते हैं आप, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप इसके स्कैन कर लें या फिर यूजर नेम @Abhishek_PW UPSC वाला, है ना, इसके थ्रू भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, तो टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, तो बढ़ते हैं आगे। सो अब तक हम लोग देख चुके हैं, अब तक हमने देखा कि जो ब्रिटिश वर्सेस कॉमन मैन था, इसमें दोनों अपग्रेड, सोशल अपग्रेड और पॉलिटिकल अवेकनिंग हमने डिस्कस करी। हमने समझा कि हाँ फिर एक बॉडी आई विच इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमने जाना दौर एक इनिशियल लीडर्स का जिन्हें मॉडरेट्स कहते हैं। फिर हमने एक दौर देखा एक्सट्रीमिस्ट का, जिसमें हमने 2 मूवमेंट देखे, स्वदेशी मूवमेंट और होम रूल। प्लस यहीं पे हमने क्रांतिकारियों की बात करी थी, रेवोल्यूशन की बात करी 2 फेजेस में। फिर गांधी जी को लेकर आए, गांधी जी के साथ हम लोगों ने शुरू किया एक तो रॉलेट सत्याग्रह। फिर हमने बात करी 1920 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। फिर हम लोग बात कर रहे थे 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। और फिर हमने 1942 में देखा क्विट इंडिया मूवमेंट। अब ये सारी लड़ाई हम देख चुके हैं, है ना, अपना जो भी स्ट्रगल था, पूरा सारी मेहनत हम लोगों ने क्या है देख ली। जो लास्ट में हम लोगों ने एक बात समझी थी, हमने समझा कि ये जो वर्ल्ड वॉर 2 था, स्टार्टिंग फ्रॉम 1939 टिल 1945, इसमें हमने गांधी जी के रास्ते से भी जाके देखा था, जिसमें गांधी जी ने इवेंचुअली पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह किया, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। और हमने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जाके भी देखा, सुभाष चंद्र बोस, जिसमें आईएनए की बात करी हमने, है ना। फाइनली 1945 अगस्त में सरेंडर करना पड़ा, है ना, जो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उसके बाद जो है जापान के साथ साथ इस आर्मी को भी सरेंडर करना पड़ गया। जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि 1945 में वी सॉ आईएनए ट्रायल्स, और 1946 में इसी का रिपरकशन था रिन म्यूटनी, रिन म्यूटनी। तो यहां से जो 2 साल हैं ये 1945 से 15 अगस्त 1947, ये जो 2 साल हैं, ये 2 साल इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ पावर।
कि हाँ पावर ब्रिटेन हमें किस तरीके से ट्रांसफर करेगा, हम जीत चुके हैं, हैंडओवर जो है अब सिर्फ हैंडओवर की बात रह गई, बाकी सब हो गया है ना, अंग्रेजों को एहसास दिला दिया हमने कि और वो राज्य नहीं कर सकते, उनका सिविलियन लेग भी जा चुका है, उनका मिलिट्री लेग भी जा चुका है, तो उन्हें एहसास हो चुका है कि आगे तो देखो रूल नहीं हो सकता। तो अब किस तरीके से जो है ये हैंडओवर होगा, किस तरीके से पावर इंडिया को ट्रांसफर करी जाएगी, इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर करी जाएगी, अब ये कहानी रह रही। चलिए तो शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है राजा जी फॉर्मूला से। तो 1944 में जब गांधी जी रिहा हुए, तो समवेयर अराउंड सितंबर 1944, सितंबर 1944 है ना, थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं। तो सितंबर 1944 में जब गांधी जी रिहा हुए, तो गांधी जी को एहसास हो चुका था कि मुस्लिम लीग पावरफुल हो रही है, हो गई है ना, दिख रहा था उनको कि हाँ जो सपोर्ट जो है मुस्लिम लीग का वो बढ़ चुका है। अब वो ये मुस्लिम लीग 1937 वाली मुस्लिम लीग नहीं रही, कहीं ना कहीं पिछले पिछले जो है 7-8 सालों में मुस्लिम लीग इमर्ज होके आई है, बहुत स्ट्रांग बॉडी बन गई है, और स्पेशली जो है मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको मोबिलाइज करने में काफी जो है काफी योगदान रहा है मुस्लिम लीग का। उसे खाली आप मोबिलाइज मत कहिए, पोलराइज कह दीजिए कि हाँ पोलराइज कर दिया, भड़का दिया है मुस्लिम लीग ने। तो गांधी जी को कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि जो इनकी डिमांड है कि हाँ पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया इन्होंने, डिवाइड एंड क्विट की इन्होंने बातें करी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सर्वविदित हो चुका है कि अब मुस्लिम लीग को यहां पे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि चलो जिन्ना से बात करते हैं ना, कुछ समझौता पहले से कर लेंगे, क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ पावर होने वाला है, राइट, ये ट्रांसफर ऑफ पावर जो है इट इज अबाउट 3 पीपल और 3 एंटिटीज। ये ट्रांसफर ऑफ पावर में 3 लोग आते हैं इस नेगोशिएशन में, यहां पे 3 लोग आने वाले हैं। ब्रिटेन से पावर लेनी है तो एक तो ब्रिटेन पावर देगा हमें, लेकिन चैलेंजर यहां पर 2 हैं, एक कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। तो गांधी जी चाहते हैं कि पहले से ही कोई समझौता हो जाए, ताकि फिर हम मिलकर एक ज्वाइंट फ्रंट से ब्रिटेन से क्या कर सकें, नेगोशिएट कर सकें। तो यहां पे गांधी जी जाते हैं जो है किसके पास, जिन्ना के पास। जिन्ना को चिट्ठी उट्ठी लिखते हैं कि भाई मिलना चाहते हैं। जिन्ना उन्हें काफी टाइम से अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन्ना मानते थे कि गांधी जी कुछ अभी बातें करेंगे, मैं कुछ कुछ बातों पे हाँ कह दूंगा, बाद में गांधी जी पलट जाएंगे, कह देंगे कांग्रेस मानी ही नहीं, है ना, तो हाँ तो सही नहीं बैठता है। तो फिलहाल जिन्ना ने भी एग्री किया कि चलो ठीक है मिल लेते हैं। तो गांधी जी ने यहां पर उनको एक फॉर्मूला बताया जो था एक्चुअली राजा गोपालाचारी का फॉर्मूला। तो सी राजा गोपालाचारी ने एक प्लान बनाया था, वो जाके गांधी जी को दिया था, गांधी जी जिन्ना के पास आ गए थे समझाने। तो दिस इज कॉल्ड एज सी राजा गोपालाचारी फॉर्मूला, सी राजा, तो राजा जी फॉर्मूला कहते हैं इसको, राजा जी फॉर्मूला। एंड इसी फॉर्मूले में बात हो रही है गांधी और जिन्ना की। अब ये फॉर्मूला क्या है, तो गांधी जी जिन्ना को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप चाह रहे हैं कि हाँ जो मुस्लिम प्रोविंसेस हैं, रटना कि वो सारे मुस्लिम प्रोविंसेस क्लब कर दिए जाएं, ऐसा आप यहां पर चाह रहे हैं। तो यहां पे गांधी जी क्या ऑफर करते हैं जिन्ना को, यहां पे कहते हैं कि हाँ एक तो इंडिपेंडेंस की डिमांड, ज्वाइंट डिमांड हम लोग करेंगे, ऐसा करके कहा जाता है। दूसरा, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट हम लोग अभी मीनवाइल एक फटाफट हम लोग मिलकर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर एक सरकार बना ले, ऐसा करके। प्लस वॉर के बाद हम लोग क्या करेंगे, कमीशन बनाएंगे, और वॉर के बाद क्लबिंग करेंगे जो प्रोविंसेस जो जिन्ना डिमांड कर रहा है ना, बंगाल हो गया, असम हो गया, इधर के सारे प्रोविंसेस हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, सिंध हो गया, ये सारी एक हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप मान लेंगे। और इसमें क्या कराएंगे हम लोग इसमें रेफरेंडम कराएंगे, है ना, या प्लेबिसाइड कराएंगे, रेफरेंडम कराएंगे, कह दो वोटिंग कराएंगे। और वोटिंग करा के हम लोगों से पूछेंगे, है ना, लोगों से पूछेंगे कि भाई क्या आप लोग अलग होना चाहते हैं, रटना सेपरेट रहना चाहते हैं, ऐसा करके बताइए। अगर यहां पर इस रेफरेंडम का जवाब आ गया यस, तो ठीक है, हम लोग इसको एक अलग यूनिट बना देंगे, राइट। दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम एन ऑटोनॉमस यूनिट। यहां की एक अपनी सरकार होगी, राइट ना, ऐसा ही ऑटोनॉमस यूनिट ये भी कह लीजिए कि हाँ ये 2 ऑटोनॉमस यूनिट बन जाएंगे। पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी, यूनियन गवर्नमेंट जो होगी, वो सबको मिलाकर होगी। और यूनियन गवर्नमेंट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि कम्युनिकेशन, डिफेंस, राइट ना, डिफेंस, फॉरेन रिलेशन, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल लेवल पे सॉल्व कर लेंगे। ऐसा मान लीजिए कि हाँ ये एक बड़ा प्रोविंस बन गया, ये एक बड़ा प्रोविंस बन गया है, इसमें अपनी सरकार है, इसमें अपनी सरकार है, और एक प्रॉपर एक यूनियन गवर्नमेंट है। ऐसा करके यहां गांधी जी ने इसको प्रपोज किया कि हाँ भाई जो है ऐसा कर लेते हैं।
सुनाओ सुनाओ। तो यहाँ पे जो प्रपोजल आ रहा है कि हाँ हम डिमार्केट करेंगे कंटिगुअस डिस्ट्रिक्ट्स को नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों तरफ जहां पर मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है। फिर हम लोग ये प्लेबिसाइड कराएंगे, वोटिंग कराएंगे। यस, ये लोग डिसाइड करेंगे कि सेपरेट पाकिस्तान चाहिए कि नहीं चाहिए। और फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट से अगर जो है अगर बात मान कहते हैं कि हाँ चाहिए, तो डिफेंस और कम्युनिकेशन जैसी सर्विसेज जो हैं हम लोग जो है मिलके जो है साझा कर देंगे। और ये सारी बातें जो है ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद, आजादी होने के बाद ये सारी बातें करेंगे। अभी सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ जो है जिन्ना जो चाहते थे वो यहां पे मिल गया, बट जिन्ना की कुछ प्रॉब्लम है। जिन्ना क्या कह रहा है? जिन्ना कह रहा है कि भाई देखिए मैं क्या चाहता हूं कि ये जो इलाके हैं जो आप रेफरेंडम करा रहे हैं इसमें ओनली मुस्लिम शुड वोट। अब इस तरह की वो अतरंगी डिमांडें कर रहा है, कह रहा है कि भाई जो है खाली मुस्लिम्स वोट कराइए, है ना, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि हाँ ये जो आप मुझे ऑफर कर रहे हैं ना ये एकदम जो है कटा हुआ पाकिस्तान है, शैडो एंड हस्क, अ मेम्ड, म्यूटिलेटेड एंड मॉथ ईटन पाकिस्तान। वो चाह रहा है कि खाली मुस्लिम्स ही यहां पर वोट करें। गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो मिला जुला के ये बात जो है समझौता हो रहा था, क्या ये सॉल्व हो पाया? नहीं, ये सॉल्व नहीं हो पाया, ये समझौता टूट गया। तो ये टॉक्स किसी जो है ये नतीजे पे नहीं पहुंची। बस इससे ये पता चलता है कि हाँ एक कोशिश करी गई थी, है ना, कि कोशिश हुई थी कि हाँ भाई जो है चलो एक ज्वाइंट फ्रंट बना लेते हैं, मिल के बात करते हैं। नाउ अब इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ जून 1945, तो बाय जून 1945 वॉर खत्म होने को आ रही है। अब आते हैं जून में, एक साल बाद वॉर चल रही थी, जून 1945। तो उस समय थे वाइसरॉय जो थे वेवल थे, 43 में चेंज हो गए थे, वेवल आ गए थे, लॉर्ड वेवल। तो वेवल जो यहां पे वाइसरॉय है, वेवल गया ब्रिटेन और ब्रिटेन में जाकर चर्चिल से बात करी, चर्चिल को समझाया कि भाई कुछ जो है यहाँ पे समझौता हमें कर लेना चाहिए, कुछ इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे बना लेनी चाहिए, कुछ हम लोग जो है यहाँ पर लीवे दे दें, कुछ यहाँ पे एडवांटेज दे दें जो इंडियन लीडर्स हैं, इंडियन पार्टीज हैं उनसे, है ना। तो कुछ यहाँ पे समझौता हमें करना चाहिए, ऐसा चर्चिल को उन्होंने समझाया। और फिर जून में उन्होंने बनाया वेवल प्लान। तो वेवल प्लान, तो जून में वेवल एक प्लान लेकर आए विच इज कॉल्ड एज वेवल प्लान। वेवल प्लान, अभी प्लान क्या है? अभी प्लान में ये कह रहे हैं कि वाइसरॉय, तो बेसिकली सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को इंक्लूड करने की बात है ये। तो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, आइए समझते हैं। तो वाइसरॉय की एक है एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक है अपना लेजिस्लेचर, दो हाउसेस। तो कह रहे हैं कि जो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसमें एक्स लोग कास्ट हिंदूज रख लेते हैं और एक्स लोग मुस्लिम्स रख लेते हैं, और बाकी जो थोड़ा बच गया वो माइनॉरिटीज के लिए। तो इक्वल सीट्स दे देते हैं, हिंदुओं और मुस्लिम्स को इक्वल सीट दे देते हैं, समझौता हो जाएगा। ऐसा उसने अपनी बुद्धि से विचार किया कि हाँ जो है ऐसा इक्वल सीट दे देंगे तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग मान जाएगी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करने के लिए एग्री कर लेगी। तो यहां पे उसने यही जो है ऑफर किया कि हाई क्लास हिंदूज को जो है और मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन, बाकी माइनॉरिटीज को भी सीटें। ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एक्सेप्ट द वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ, राइट ना, सारे लोग इंडियंस होंगे, खाली वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ, खाली यही लोग क्या होंगे? ब्रिटिश होंगे। वाइसरॉय ब्रिटिश होगा प्लस कमांडर इन चीफ ब्रिटिश होगा। बाकी सारे के सारे, पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ये क्या हो जाएगी? ये इंडियंस हो जाएंगे। ये उसने ऑफर किया, रटना। प्लस एक और बात वो कह रहा है कि हाँ गवर्नर जनरल जो है अभी भी उसके पास वीटो रहेगा ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। बाकी हम 1935 के एक्ट के हिसाब से काम करेंगे जैसा 1935 के एक्ट में डिसाइड हुआ था। तो नाउ तो अब ये प्लान उसने बनाया और फिर जो है सबको बुलाया, क्या सारे लोग शिमला हो, तो वेवल प्लान। अब यहां पे वो शिमला जो बुला रहा है ये चाहता है कि एक ज्वाइंट लिस्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर सॉरी कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर एक ज्वाइंट लिस्ट बनाए और हमको बताए कि देखो इन लोगों को आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रख लीजिए। तो एक ज्वाइंट लिस्ट वो यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा ना हो पाया तो सेपरेट लिस्ट दे दें, है ना। वो यही इसीलिए बुला रहा है सबको शिमला में कि हाँ भाई जो है आप लोग आइए और यहां पर हमको एक लिस्ट दे दीजिए, अगर मिलके दे सकते तो मिलके दे दीजिए, नहीं मिलके दे सकते हैं तो अलग अलग दे दीजिए, ऐसा करके। प्लस ये कह रहा है कि हाँ जो है एक जो है फॉरेन अफेयर्स भी जो है किसके पास रहेगा? किसी इंडियन के पास ही रहेगा। खाली एक ब्रिटिश कमिश्नर जो रहेगा, राइट ना, वो ट्रेड वाला जो मैटर है वो एक ब्रिटिश कमिश्नर के पास रहेगा। बाकी डिफेंस ऑफ इंडिया क्या जो है ब्रिटिश अथॉरिटी के पास रहेगा,
टिल पावर वॉज ट्रांसफर्ड, यस, है ना, कि डिफेंस वगैरह भी हमारे पास रहने दो, वॉर खत्म नहीं हुआ है, पावर ट्रांसफर कर देंगे तो आपको दे देंगे, राइट, है ना। बाकी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रहेगा, लेकिन हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह बनाई जा सकती, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का दरवाजा खुला हुआ है, यस, ऐसा करके वेवल प्लान यहां पर ऑफर कर रहा है। अब शिमला में बुलाया सबको, तो शिमला कॉन्फ्रेंस, तो जून से जुलाई क्या चल रही है, शिमला कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो अब इसको जो है डिस्कस करने के लिए उसने क्या करी, शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज और भी लीडर्स को यहां पे बुलाया गया। अब जब जब यहां पे सब लोग इकट्ठा हुए, तो अब यहां पर कुछ कुछ जो है चीजों पे डेडलॉक हो गया। जैसे कि मुस्लिम लीग कह रही है कि मुस्लिम जो सारे के सारे हैं, ये सारे के सारे मुस्लिम लीग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नॉमिनेट करेगी, और जो कांग्रेस है वो सिर्फ कास्ट हिंदूज को नॉमिनेट करेगी। कांग्रेस कह रही है कि क्या हम हिंदू पार्टी हैं, राइट ना, कि हम तो भाई भारतीय पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है, तो क्या हम सिर्फ हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं, हम तो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम तो माइनॉरिटीज में भी नॉमिनेट करेंगे। वेवल कह रहा है कि सारे मुस्लिम्स आप ही को नॉमिनेट करेंगे, वेवल भी जो है खिजर हयात खान को लाना चाहते थे। तो यहां पर ना ये माने ना ये माने, तो ये डेडलॉक हो गया, ये फेल हो गया, तो ये वेवल प्लान भी किसी काम का नहीं है ना, ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो वेवल प्लान, अब दिक्कत ये हो रही है कि समझौता नहीं हो पा रहा है, राइट, कि हाँ आगे करना क्या है, ट्रांसफर ऑफ पावर और पावर देने को रेडी हो रहे हैं, लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है कि मुस्लिम लीग एक चैलेंजर बॉडी बन चुकी है, और अब यहां पर ट्रांसफर ऑफ पावर कैसा होगा, ये एक इम्पास है, एक डेडलॉक है, अब ये दिक्कत है। मीनवाइल अब ग्लोबल सिनेरियो में कहानी बदल चुकी है। ग्लोबल सिनेरियो में ब्रिटेन अब कोई बहुत बड़ी पावर नहीं रह गया, वर्ल्ड वॉर में उसका अच्छा खासा नुकसान हो चुका है, अब उसे आप ग्लोबल पावर नहीं कह सकते। इनफैक्ट अब यूएस ग्लोबल पावर है ना, यूएस से, और सोवियत यूनियन, रशिया जो है, सोवियत यूनियन बेसिकली अब क्या है, ग्लोबल पावर है। तो अब ये दो पोल, ये दो पावर जो है इमर्ज हो रहे हैं। प्लस ये जो अब तक जो इंपीरियलिज्म कॉलोनाइजेशन जो चल रहा था दुनिया में, अब इसके खिलाफ वेव आ गई है, राइट। अब हो रहा है कि नहीं, ये सारी इंपीरियलिज्म वगैरह खत्म करिए, कॉलोनी वगैरह खत्म करिए, तो ब्रिटेन पे भी प्रेशर है कि हाँ जो है खत्म ही करना पड़ेगा। प्लस चर्चिल जो ब्रिटेन में अब तक जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वॉर के टाइम में, अब उनके खिलाफ भी आवाजें आ रही हैं कि हाँ भाई चेंज किया जाए, तो अब एक दूसरी पार्टी आती है। तो जून में सरकार चेंज होती है, जुलाई में, तो जुलाई में यहां पे लेबर पार्टी आ गई है 1945, तो यहां इधर ये सब बातें हो रही थी, और जुलाई में सरकार चेंज होती है ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में लेबर पार्टी आ चुकी है, प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्लेमेंट एटली, तो नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं क्लेमेंट एटली। अभी जो क्लेमेंट एटली है और ये जो लेबर पार्टी है थोड़ा सा हमारे फेवर में है, राइट ना, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है इंडियन स्ट्रगल के लिए, तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। पैथिक लॉरेंस इस समय क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो अब यहां पे डिसाइड होता है ना, जब ये लोग पार्टी में आ जाते हैं, अब होता है कि इंडिया का क्या किया जाए, तो पहले डिसाइड होता है कि इंडिया में क्या कराया जाए, इलेक्शंस कराए जाए। तो यहां पे क्या डिसाइड हो रहा है कि हाँ विंटर्स में दिसंबर जनवरी में जनवरी 1946 यहां पर इलेक्शंस होंगे, सेंटर के भी और प्रोविंसेस के भी। और इसी के साथ हम लोगों ने बात करी थी, इसी के साथ हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ इन्हीं इलेक्शंस को लेके हमने आईएनए की लड़ाई चालू कर दी थी। तो नवंबर में हम लोग बात कर रहे थे आईएनए के बारे में, नवंबर वॉज अबाउट आईएनए ट्रायल्स चल रहे थे, तो ये नवंबर दिसंबर, तो इलेक्शन कैंपेन, तो कांग्रेस यहां पे ये इलेक्शन कैंपेन बना दिया था कांग्रेस ने। कांग्रेस को अच्छा खासा यहां पे क्या मिल गया है, सपोर्ट मिल चुका है ना, जनता का। प्लस फरवरी में हम लोग ने बात करी क्या, फरवरी में हम लोग ने बात करी कि हाँ भाई रिम म्यूटनी भी हो गई थी फरवरी 1946, रिम म्यूटनी। तो माहौल और बिगड़ गया है, माहौल और बिगड़ चुका है। प्लस इस इलेक्शन का रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, दिसंबर में सेंटर का इलेक्शन है, जनवरी में जो है क्या है, प्रोविंसेस का इलेक्शन है, राइट ना। प्लस ये भी बात हो गई कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी क्या है, बनाई जाए। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी जो है क्या है, बना दी जाए। तो खैर, तो ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें कांग्रेस ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, 91% नॉन मुस्लिम वोट, 102 में से जो है 57 सीटें सेंटर में भी। और ये जो ब्लू आपको दिख रहा है ये सारे प्रोविंसेस है ना, कि हाँ बीट, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूपी, बिहार, उड़ीसा, राइट ना, असम, हर जगह कांग्रेस जीत रहा है, हर जगह कांग्रेस जीत रहा है। तो कांग्रेस को जो है अच्छी खासी यहां पे क्या मिल गई है, बढ़त मिल गई है, राइट। एनडब्ल्यूएसपी और असम में भी क्या है,
जिसे जो है मेजोरिटी मिल चुकी है। खाली बंगाल, सिंध और पंजाब, यही 3 ऐसे खेमे थे जहां पर उसे चैलेंज फेस करना पड़ा। अदरवाइज पूरे भारत में कांग्रेस को अच्छा खासा सपोर्ट है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, अब 1946 की जो मुस्लिम लीग है ये 1937 की मुस्लिम लीग से बहुत अंतर है। 1946 की मुस्लिम लीग अब काफी स्ट्रांग हो चुकी है, अब उसे मुस्लिम अच्छा खासा सपोर्ट है, 86% मुस्लिम वोट मिला है। सेंट्रल असेंबली में 30 रिजर्व सीट वो मार चुका है, और प्रोविंशियल इलेक्शन अभी बंगाल और सिंध में जो है क्या मिल चुका है, उसे मेजोरिटी मिल गई है। तो बंगाल और सिंध में एक्चुअली किसकी मेजोरिटी हो गई है, मुस्लिम लीग की मेजोरिटी हो गई। पंजाब में भी उसको अच्छी खासी बढ़त है, लेकिन बाकी की जो पार्टीज थी, यूनियनिस्ट हो गया, कांग्रेस हो गया, अकाली हो गया, इन सब ने मिलकर जो है यहां पे सरकार बना दी थी। तो कहने का मतलब यह है कि अब मुस्लिम लीग को हल्के में नहीं लिया जा सकता, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब मुस्लिम लीग को भी कंसिडर करना पड़ेगा, भाई चैलेंजर हो चुका है। यही गांधी जी पीछे कह रहे थे कि हाँ भाई जो है इससे थोड़ा पहले ही नेगोशिएशन कर लेते हैं, ज्वाइंट फ्रंट बना लेते हैं, जो कि नहीं बना पाए थे। तो अब यहां पर मुस्लिम लीग यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि काफी स्ट्रांग हो चुकी है। अब ऐसे में जो सरकार है, क्लेमेंट एटली जो है, अब क्लेमेंट एटली जो है कहते हैं कि भाई ये सिचुएशन हाथ से बिगड़ रही है, इलेक्शन वगैरह हो गया है और अब इसको जल्दी से समझौता किया जाए। तो मार्च में क्लेमेंट एटली जल्दी से समझौता करने के लिए मार्च 1946 भेजा जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भेजा गया कि जाओ ये जो है समझौता कराओ, भाई ये लोग मिलकर आपस में समझौता नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर अब जो है ब्रिटेन क्या बिहेव कर रहा है, ब्रिटेन अब थर्ड पार्टी की तरह बिहेव कर रहा है कि इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम मदद करेंगे, कैसे सरकार बनेगी, पार्टीशन होना है नहीं होना है, हम ये सारा काम करेंगे, राइट ना। तो थर्ड पार्टी काम करेगी तो जो है थोड़ा जो है आप कहिए पार्टीजनशिप या फिर जो है बायसनेस नहीं होगी, किसी को लेके पक्षपात नहीं होगा। तो कैबिनेट मिशन बेसिकली थर्ड पार्टी की तरह यहां पे बिहेव करने वाला है। क्लेमेंट एटली अपने स्टेटमेंट में कहते भी हैं कि हाँ भाई मेरे कलीग्स में भेज रहा हूं और जो जल्दी से स्पीडली ट्रांसफर ऑफ पावर कर सकें, जानो जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का ही हिस्सा रहें, रिपब्लिक ना रहें। लेकिन अगर आप लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ जो है रिपब्लिक बन जाना चाहिए, राइट, अलग ही हो जाना चाहिए, कॉमनवेल्थ से भी अलग हो जाना चाहिए, तो भाई उसमें भी हम आपकी हेल्प ही करेंगे। हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, यहां हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे अंदर ही रहिए, हमारे कंट्रोल में ही रहिए, समथिंग नहीं। अगर आप डोमिनियन स्टेटस लेकर हमारे साथ ही रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, कॉमनवेल्थ का पार्ट बन के रह सकते हैं। और अगर जो है अगर आप इसमें जो है आजाद होना चाहें तो आप आजाद हो सकते हैं। नाउ समझो जरा वापस कि हाँ कॉमनवेल्थ क्या है ना। लास्ट क्लास हमने बात करी थी कि हाँ ब्रिटेन जो है, तो ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज है ना, इंडिया है, बर्मा है, राइट ना, साउथ ईस्ट एशिया में और कॉलोनीज हैं, इजिप्ट है, अफ्रीका है, अफ्रीका और भी कंट्रीज हैं, राइट ना, कनाडा वगैरह है। तो ये जो सारी कॉलोनीज हैं इनको मिला के कहा जाता है कि दिस इज अ कॉमनवेल्थ ग्रुप। और इस कॉमनवेल्थ ग्रुप में रहने के लिए समझौता यह है कि आप लोग डोमिनियन स्टेटस लेके रहेंगे। आप अपनी सरकार वरकार बनाएंगे, सब कुछ ठीक है, आप सरकार बनाएंगे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ देखेंगे, है ना, लेकिन फिर भी ऊपर आप मानेंगे कि हाँ ब्रिटेन है ना। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के गाइडेंस में आप रहेंगे या ब्रिटेन के डायरेक्शन में रहेंगे, कहीं ना कहीं क्राउन को आप ऊपर मानेंगे, क्राउन ऊपर रहेगा, ऐसा करके। क्या आप इससे निकल सकते हैं? यस, आप चूज कर सकते हैं कि हमें ये सब नहीं चाहिए, आप रिपब्लिक बन जाइए। और अगर आप रिपब्लिक बन गए तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। आप जो करना चाहें, आप इसमें रहना चाहें तो भी ठीक है, आप रिपब्लिक बन के अलग रहना चाहें तो भी ठीक है। हम कोई यहां पे बाउंडेशन नहीं दे रहे, हम खाली दोस्तों को भेज रहे हैं यहां पे। ये लोग जो जा रहे हैं ये आपको समझौता करा के हेल्प करेंगे कि हाँ ऐसा एक प्लान जो है हो सकता है। ये कैबिनेट मिशन का यहां पे जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो कैबिनेट मिशन आया हमारे पास, राइट है ना। तो इस बार फिर से क्रिप्स आ गया है। एक तो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पैथिक लॉरेंस भी आ गए हैं, स्टाफर्ड क्रिप्स जो पिछले वाले थे, और एक एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 लोग यहां पर जो है आए हैं। और अब जो है ये क्या है, सबसे मिलना शुरू करते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी से मिलते हैं, सबका मन सुनते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, ऐसा करके सारा डिस्कशन जो है करते हैं। नाउ आफ्टर ऑल द डिस्कशन दे रियलाइज कि ये जो मुस्लिम लीग की जो डिमांड है पार्टीशन की, है ना, ये पार्टीशन की डिमांड ठीक नहीं है। तो 2 बातें। पहली बात इन्होंने कही कि हाँ ये जो पार्टीशन की डिमांड करी जा रही है ये क्या है, पार्टीशन की डिमांड फर्जी है। क्यों खराब है पार्टीशन की डिमांड? क्योंकि इनके हिसाब से
पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान, है ना, तो हाँ, तो पार्टीशन के बाद इधर जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं वो भी पाकिस्तान होगा, और ये जो पाकिस्तान है तो होगा ही होगा। ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? प्लस इन दोनों ही जगह बहुत बड़ी तादाद में नॉन मुस्लिम्स भी हैं, राइट ना, इनका क्या होगा, है ना, क्या होने वाला है इनका। इसके अलावा बहुत सारी बातें कि आर्मी कैसे डिवाइड होगा, है ना, रिसोर्सेज कैसे डिवाइड होंगे, सिविल जो है सारे इंप्लॉइज हैं वो कैसे डिवाइड होंगे, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं। तो पार्टीशन फीजिबल ही नहीं है, पार्टीशन छोड़ देना चाहिए। तो पार्टीशन, यानों ने कहा कि पार्टीशन हम मना कर रहे हैं कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो ये प्रपोजल है, राइट ना, मिशन है, ये प्रपोजल है, वी कैन एक्सेप्ट, वी कैन रिजेक्ट, बट थर्ड पार्टी है, अगर हम लोग एक्सेप्ट कर लें, समझौता हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, समझौता करके ऐसे करके करा जा सकता है। तो खैर हमें पहली बात अच्छी लगी, पार्टीशन। दूसरी बात, पैरामाउंसी। पैरामाउंसी, अब पैरामाउंसी जो है, पैरामाउंसी, अब यहां पे पैरामाउंसी भी इन्होंने कहा कि हाँ जो है जितने जितने राजे महाराजे अंग्रेजों के अंदर आते हैं ये सारे क्या होंगे, ये अब ये पैरामाउंसी यहां से खत्म हो जाएगी। अब जो है ये अंग्रेजों को रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये इंडियन यूनियन का पार्ट बन सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, राइट ना, कि हाँ ये डिस्कशन जो है ओपन है भी। तो खैर, तो हाँ, तो पैरामाउंसी भी खत्म कर दी। प्लस इन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, भारत की एक हम लोग बनाएंगे यूनियन गवर्नमेंट, जैसे आज हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो हाँ, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि डिफेंस एंड ऑल, डिफेंस, कम्युनिकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो चीजें हैं ना, डिफेंस हो गया, फॉरेन रिलेशंस हो गया, ये जो चीजें हैं ये यूनियन गवर्नमेंट देखेगी, जो जिसमें सारे ही लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे। बट इसका जो मेन गेम है कैबिनेट मिशन का, कैबिनेट मिशन कह रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे, एक ग्रुप बनाएंगे ये विच इज बंगाल एंड असम, एक ग्रुप बनाएंगे ये वाला विच इज योर जो है यू कैन से आज का जो पाकिस्तान है, और बाकी जो बीच में जो इंडिया है ये एक अलग ग्रुप रहेगा। तो दिस इज द थर्ड ग्रुप। ऐसे तीन ग्रुप्स बनेंगे, तीन ग्रुप्स। तो यहां पे ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ये यहां पे ग्रुप सजेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो नाउ या लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप फर्स्ट। या तो हाँ, तो ग्रुप ए बी सी ऐसा करके ये बता रहे हैं। तो जो बीच वाला पार्ट है दैट इज ग्रुप ए, हिंदू मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी बी वाला पार्ट है, और बंगाल और असम को यहां पे क्या कहा गया है, सी कहा गया। वापस आते हैं, सुनाओ। तो ऐसे तीन क्या बनेंगे, ग्रुप बनेंगे। अब ये जो ग्रुप बनेंगे ये एक लेवल हो गया, इसको एबीसी कह देते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तीन तरह के ग्रुप बनेंगे। इसके अलावा इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर प्रोविंसेस भी होंगे, यूपी है, राइट ना, सेंट्रल प्रोविंस है, मद्रास है, बॉम्बे है, राइट ना, बिहार है, उड़ीसा है, इसके अंदर जो है प्रोविंसेस भी हैं। यहां पर भी बंगाल है, असम है, यहां पर भी पंजाब वगैरह। तो इस तरीके के प्रोविंसेस भी हैं। तो यहां पे तीन लेवल एग्जिस्ट करते हैं, एक है यूनियन लेवल, एक है आपका ग्रुप लेवल, और एक है आपका प्रोविंशियल लेवल, प्रोविंसेस, राइट, जैसे कि पंजाब, जैसे कि बॉम्बे, है ना। तो प्रोविंसेस, तो तीन लेवल में सरकारें बनेंगी, है ना। तो ये जो बाकी यूनियन गवर्नमेंट है ये कॉमन चीजें देखेगी, इंपॉर्टेंट चीजें देखेगी, ग्रुप अपने ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, प्रोविंसेस खाली अपने इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। इस तरीके से एक 3 टियर स्ट्रक्चर इन्होंने यहां पर ऑफर किया। अब इसमें कौन सी सरकार क्या करेगी, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। कह रहे हैं हाँ बिल्कुल। ये सब डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होगा, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे ही लोग होंगे, प्रोविंसेस से भी लोग सेलेक्ट करे जाएंगे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से, और प्रिंसली स्टेट से भी, या प्रिंसली स्टेट से भी यहां पे लोग सेलेक्ट होंगे, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी कि हाँ ये ग्रुप के सारे लोग, जो ग्रुप के सारे मेंबर हैं, है ना, इस ग्रुप के ये सारे लोग बैठेंगे
और एक ग्रुप का संविधान बनाएंगे। प्लस इसी समय अगर प्रोविंसेस का संविधान भी बनाना चाहें या रूल्स रेगुलेशन उसी में सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। इसी तरह यहां के ग्रुप के सारे लोग बैठेंगे, सारे मेंबर्स, और तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 3 पार्ट में बैठेगी, ए ग्रुप के मेंबर्स, बी ग्रुप के मेंबर्स, सी ग्रुप के मेंबर। और ये जो ए बी सी ग्रुप के मेंबर्स हैं ये अपने अपनी ग्रुपिंग के लिए क्या बनाएंगे, एक पूरा संविधान बनाएंगे। और फिर सारे लोग साथ में बैठेंगे और साथ में बैठकर यूनियन गवर्नमेंट का जो है क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर यहां पर कैबिनेट मिशन ने जो है यहां पर ऑफर किया। अब आप कहेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है बहुत। तो हाँ, तो कॉम्प्लेक्स, पहली बात तो क्या ही इसमें समझने के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, खाली करने के लिए कॉम्प्लेक्स है तो आसानी। तो ना समझो इस बात को कि देखने में देखो ये कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है पर सिचुएशन भी तो काफी कॉम्प्लेक्स है ना। मुद्दा जो फंसा हुआ है, डेडलॉक जो बना हुआ है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, इसका समझौता कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। तो हाँ, तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है, नो डाउट अबाउट दैट। इनफैक्ट आगे जाकर नेहरू कहेंगे भी कि यार इससे अच्छा कैबिनेट मिशन मान लिए होते हम लोग, उसी को ठीक से इंप्लीमेंट करवा दिए होते, मान जाते बातें तो बन सकती थी बात। तो ये एक लास्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, या था हमारे पास, कि हाँ इस तरीके से अगर हम ग्रुपिंग कर लें तो जो ये जो मुस्लिम लीग की डिमांड है कि हमको सेपरेट चाहिए वो भी पूरी हो जाएगी, जो कांग्रेस की डिमांड है कि हमको पूरा चाहिए वो भी पूरा हो जाएगा, राइट ना। हाँ, फिर हाँ आगे जाके हम लोग सब मिलजुल के रह सकते हैं, संभव है। तो कैबिनेट मिशन एक आखिरी उम्मीद है जो चीजों को सॉल्व कर सकती है। अब इसको क्लॉज बाय क्लॉज थोड़ा देखते हैं ना, पूछा सकता है, सवाल पूछा सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पे डोमिनियन ऑफ इंडिया, तो डोमिनियन स्टेटस यहां पर दिया जा रहा है। डोमिनियन ऑफ इंडिया क्यों, तो यहां पर जो हमें दिया गया है डोमिनियन स्टेटस दिया गया है, या डोमिनियन स्टेटस। अब ये डोमिनियन स्टेटस ये सोच के ऑफर किया गया है कि हम लोग चाहे कॉमनवेल्थ में ही रहेंगे, हम लोग अलग नहीं होंगे, राइट ना। तो इस हिसाब से हमको डोमिनियन स्टेटस यहां पर दिया जा रहा है अभी। लेकिन क्या हम अलग हो सकते हैं, यस हम अलग हो सकते हैं, हम रिपब्लिक होना चाहें हो सकते हैं, ऐसा क्लेमेंट एटली ने पीछे कहा हुआ है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन है। तो डोमिनियन स्टेटस कहा गया है कि हाँ हम डोमिनियन क्रिएट करने का प्रपोज कर रहे हैं, प्रपोजल है क्योंकि ये। लेकिन अगर आपको डोमिनियन नहीं चाहिए, आप आजादी ही चाहते हैं, तो भाई वो भी ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस इन्होंने कहा कि हाँ एक डोमिनियन क्रिएट करी जाएगी, डोमिनियन ऑफ इंडिया, राइट। पाकिस्तान नहीं, पार्टीशन नहीं, प्लस उसमें एक यूनियन ऑफ इंडिया होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस भी होंगे और इंडियन स्टेट्स भी होंगे। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट चीजें, पैरामाउंटी जो है वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जितनी भी रेजिडोरी पावर है वो कहां पे होंगी, वो सेंटर में नहीं होंगी, प्रोविंसेस में होंगी। तो रेजिडोरी पावर टू द प्रोविंसेस दिया गया है ना, ये भी लिख लो कि हाँ जो रेजिडोरी पावर है वो सेंटर को ना देके प्रोविंसेस को दिया। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसका मतलब ये है कि प्रोविंसेस जो है स्ट्रांग होंगे, है ना। यहाँ जो रेजिडोरी पावर, जो बची हुई पावर है सेंटर स्टेट, सेंट्रल लिस्ट और जो है स्टेट लिस्ट के बाद जो बचा हुआ पावर है वो किसके पास है, वो प्रोविंसेस के पास है। तो रेजिडोरी पावर इनको दे रखी है। प्लस स्टेट्स विल रिटेन ऑल सब्जेक्ट्स एंड पावर्स अदर देन दोज सीडेड टू द यूनियन, कि जो भी स्टेट्स हैं इंडियन स्टेट्स वो लोग भी इस यूनियन का पार्ट होंगे, कुछ पावर वो दे देंगे यूनियन को, कुछ वो अपना रखेंगे, ऐसा करके प्रोविंसेस अपना ग्रुप बना सकते हैं जैसा कि हमने कहा। एंड अनदर थिंग इज कि 10 साल का जो है क्या है, एक जो है क्लॉज दिया गया है कि हर 10 साल पे आप ये डिस्कशन कर सकते हैं कि मुझे इस ग्रुप में रहना है कि नहीं रहना है। मान लो बंगाल कहे कि नहीं मुझे नहीं रहना है इस ग्रुप में, मैं बाहर जाना चाहता हूं, तो 10 साल बाद ये डिस्कशन हो सकता है कि हाँ बंगाल जो है इस ग्रुप से बाहर निकल जाए, संभव है। तो ये ग्रुप ऐसा मैंडेटरी सा नहीं है, ये ग्रुप थोड़ा ऑप्शनल सा लग रहा है कि ये ग्रुप इनिशियली बनाया जा रहा है, लेकिन अगर 10 साल बाद कोई इसमें से निकलना चाहे तो निकल सकता है। हर 10 साल बाद ये रिव्यू होगा, डिस्कशन होगा। तो ऐसा कुछ मैंडेटरी भी नहीं है कि ग्रुप में ही रहना है, बाद में सारे लोग ग्रुप से निकल आए एक ही बना दें, भाई संभव है ना, ऑप्शन है। प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ऐसा रखा गया था कि 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर एक आदमी होना चाहिए, ऐसा करके सीटें डिसाइड करी गई थी। तो जो ये सीटें डिसाइड हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो टोटल 389 मेंबर्स हैं, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडिया से आएंगे और 93 फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स आएंगे, राइट। तो ये यहां से 296 और 93, तो टोटल ये 389 मेंबर्स यहां पर हो रहे हैं। तो 389 मेंबर्स यहां पर इस तरीके से सेलेक्ट होंगे। बाकी उसमें रिजर्वेशन वगैरह और भी होगा, हाँ भाई कम्युनिटी के हिसाब से रिजर्वेशन भी होगा, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से।
चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये हमने समझा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दूसरा हमने ग्रुप ए बी सी की बात करी। सी में बंगाल और असम है, बी में पंजाब है, सिंध है, NWFP और बलूचिस्तान। बाकी सारा क्या है, ए है। तो ऐसा 3 टियर स्ट्रक्चर यहां पर दिया गया है, राइट ना। बाकी हमने ये चीज समझी पूरी कि हाँ ये क्या दिया गया है। या नाउ मिशन ने पाकिस्तान की डिमांड रिजेक्ट कर दी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्यों रिजेक्ट कर दी, क्योंकि सबसे बड़ी बात पॉपुलेशन 38% नॉन मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्ट, 48% इन नॉर्थ ईस्ट, तो डज नॉट मेक सेंस। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू भी थे, यस, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। तो प्लान ओवरऑल देखो ठीक ही दिया है, तो अब किया क्या जाए। अब ये प्लान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने रखा हुआ है कि हाँ बताइए क्या करना है ना। और ये ऐसा नहीं एक दिन का डिस्कशन है, महीने भर का कुछ डिस्कशन है, राइट है ना। तो हाँ, तो नाउ मार्च में ये लोग आए थे और ये मई में वापस गए, है ना। तो हाँ, तो जो है मार्च अप्रैल में, है ना, तो 2 महीना 2.5 महीने का आप कहिए कि हाँ ये ओवरऑल डिस्कशन है। सुनाओ, तो नेहरू यहाँ पे फाइनली कांग्रेस जो है ना, मेन नेहरू जी यहाँ पे, नेहरू और पटेल। सो नाउ तो 24 जून को इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ प्लान ठीक है। लेकिन जो है इसमें कांग्रेस के कुछ यू कैन से एक सवाल है। कांग्रेस जो है इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ है, कह रहे हैं हाँ सही बनाया आपने, इलेक्शन होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, है ना। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट इन्होंने कहा कि हमें ठीक नहीं लग रहा, इंटरिम गवर्नमेंट जो बताइए कैसे बनेगा। तो एक इंटरिम गवर्नमेंट का भी मुद्दा है कि सोचेंगे बनाना है कि नहीं बनाना है। दूसरा ग्रुपिंग के ऊपर नेहरू कह रहे हैं कि ग्रुपिंग ऑप्शनल है, कोई अभी निकलना चाहे तो निकल सकता है। लेकिन जो है ऐसा पता चल रहा है कि ग्रुपिंग ऑप्शनल नहीं, अभी तो यही ग्रुपिंग रहेगी। इस प्लान के हिसाब से ग्रुपिंग यही है, इसमें बदलाव नहीं होगा। तो एक ग्रुपिंग को लेकर यहां पे क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। तो 12 अगस्त को जो है विवल ने उनको इनवाइट किया कि भाई आइए इंटरिम सरकार बना लीजिए। अभी कांग्रेस थोड़ा सा बैकफुट पे, कांग्रेस कह रहा है बनाया जाए ना बनाया जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, ये इन्होंने 24 जून को एक्सेप्ट किया है, वो 25-20 दिन पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हैं, 6 जून को ही एक्सेप्ट कर दिया, कह रहे बहुत बढ़िया ठीक है प्लान। इनको मुस्लिम लीग को क्या लग रहा है, मुस्लिम लीग को लग रहा है ये आखिरी मौका है और जितना पाकिस्तान मिल रहा है उतना ले लो, राइट। समझ रहे हो कि हाँ उनको शायद यही चाहिए था कि जितना मिल रहा है भाई इतना ठीक है, इतना हमने नेगोशिएट किया, इतनी बातें करी, ठीक है जो मिल रहा है इसको ले लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग हमें लगता है कि ऐसा जो पार्टीशन नहीं मांग रहा था, पाकिस्तान नहीं मांग रहा था, अगर वो सही में आजादी मांग रहा था, पार्टीशन मांग रहा था, तो यहां पे हाँ क्यों किया, राइट ना। लेकिन यहां पे हाँ कर दिया मुस्लिम लीग ने। तो यहां पर जिन्ना ने अपने पत्ते खोल दिए, जिन्ना ने कहा कि चलो ठीक है हम इसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है चलो कैबिनेट मिशन। तो मुस्लिम लीग ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसा लगा कि हाँ बात सुलझ गई, है ना, सही तो है, अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पार्टीशन खत्म, राइट ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहां पे मुस्लिम लीग इंटरिम गवर्नमेंट बनाने को एग्री कर रही है और ये एग्री नहीं कर रहे हैं। इनको बुलाया नहीं गया, इनको बुलाया गया, ये बात बुरी लग गई। और अब उन्होंने मुस्लिम लीग ने भी इस प्लान को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और इन्होंने कहा कि अब हम लोग करेंगे डायरेक्ट एक्शन। तो 16 अगस्त का इन्होंने डेट डिसाइड किया कि 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन होगा। तो 16 अगस्त दे हैव गॉन फॉर डायरेक्ट एक्शन। Meanwhile, we'll come to direct action. मीनवाइल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन जो है जुलाई 1946 में जब सब तय हो ही गया है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला काम जो है आगे चालू हो गया। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बना दी गई। तो ये जून में हम लोग बात कर रहे थे एक्सेप्टेंस की, अब इसमें जो भी आनाकानी है, लेकिन हाँ एक्सेप्ट तो हुआ एक बारी। और जुलाई 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है। तो अब अपने पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ चुकी है, ये काम कम से कम चालू हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी आते हैं। तो हाँ, तो ये जो है इलेक्शंस वगैरह हो गए जुलाई 1946 में। प्रिंसली स्टेट क्योंकि नॉमिनेट करने में समय लगेगा और क्यों नॉमिनेट करेंगे नहीं करेंगे वो मुद्दा बात का है, तो उसके लिए एक अलग कमेटी बना दी गई जिन्होंने लोगों को सेलेक्ट किया। खैर 9 दिसंबर को फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, पहली बार मुलाकात होगी दिसंबर में। जुलाई में इलेक्शन हुआ है, 6 महीने में सब सेटिंग वेटिंग हो गई। और फिर 11 दिसंबर को जो है राजेंद्र प्रसाद यहां पे बनेंगे प्रेसिडेंट। ये सब थोड़ा एमसीक्यू में पूछ सकता है। हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वीटी कृष्णमचारी वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। बीएन राव यहां पर लीगल एडवाइजर बनेंगे। 13 दिसंबर, है ना, तो हाँ, तो 11 दिसंबर ये सब हो गया। फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करेंगे, जिसमें ये फ्रेमवर्क एक बताएंगे कि हाँ देखो ऐसा ऐसा संविधान हम लोग को बनाना है।
अब ये सब डिस्कशन थोड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंस में है, थोड़ा जो है पॉलिटी में, पॉलिटिकल पार्ट जो है पॉलिटी में है, और बाकी संविधान कैसे बना, क्या हुआ, समथिंग दैट इज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस, है ना, तो वो इसका पार्ट नहीं है। खैर, है ना, तो इधर ये काम चालू हो चुका है फिलहाल, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ तो जून जुलाई, अब अगस्त में, क्योंकि मुस्लिम लीग यहां पे मुंह फुला के बैठी हुई है, तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 इन्होंने डायरेक्ट एक्शन किया। डायरेक्ट एक्शन, देखो डायरेक्ट एक्शन का पॉलिटिकल मतलब देखो यही है कि हाँ हम लोग रोड पे आ जाएंगे, हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, मतलब यही है। अब तक जिन्ना ने कभी भी इस वाली चीज को स्विच नहीं, मतलब इस वाली चीज को टच नहीं किया था। इनको कायदे आजम कहा जाता है, ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ही फॉलो करते थे। ये स्ट्राइक, हड़ताल, रोड पे रैली करना, ये सब चीजें कभी फॉलो नहीं करते थे। लेकिन पहली बार जिन्ना ने जो है यहां पे आवाज दी है कि लेट्स गो फॉर डायरेक्ट एक्शन। अब डायरेक्ट एक्शन में करना तो रैली वैली ही था, लेकिन अब जो लोकल लीडर्स है, जैसे बंगाल में सुहरावर्दी की सरकार थी, तो अब सुहरावर्दी ने स्पीच में अपने क्या कह दिया कि हाँ जो है वायलेंस भी चलेगा, राइट है ना, कि हाँ हम जवाब देंगे तो कड़ा करारा जवाब देंगे, इस तरह के उन्होंने शब्द इस्तेमाल कर दिए। और उन्होंने ये भी कह दिया कि इसमें जो है जो सरकारी जो ताकत है, जो पुलिस है, वो पीछे रहेगी, है ना, कोई पुलिस उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। यानी कि बंगाल में अब जो है खुली छूट हो गई है कि पुलिस बीच में नहीं आएगी, जिसको जो करना है करो। अब बंगाल में जो है, बिकॉज ये सोहरावर्दी की गवर्नमेंट थी और उसने कहीं ना कहीं इंडिकेट कर दिया था कि पुलिस नहीं आने वाली है, अब जो वायलेंस हुआ यहां पर, है ना, कम्युनल वायलेंस जो यहां पर चालू हुआ, अब वो भयंकर वायलेंस हुआ। तो पीपल वर ब्रूटली किल्ड, राइट ना, नॉट ओनली किल्ड बट दे वर म्यूटिलेटेड, उनके अंग वंग काट दिए गए, एंड रेप बिकेम अ पॉलिटिकल टूल, बहुत सारे रेप्स हुए यहां पे। अब यहां से जो कम्युनल टेंशन चालू हुआ, कम्युनल रायट्स जो चालू हो गए यहां से, अब ये कम्युनल रायट्स, ये तो पहले तो डायरेक्ट एक्शन में तो देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, बट उसके बाद अब ये फैलते जाएंगे, राइट ना, पहले तो बंगाल में ही बहुत जगह हो जाएगा, फिर बिहार फैलेगा, और फिर ये पता चला पंजाब पहुंच जाएगा, तो फिर पंजाब में, तो यहां से अब वायलेंस की सीरीज चालू हो चुकी है, राइट ना। अब ये चीजें थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, स्पेशली 16 अगस्त 1946 जो है, आजादी के ठीक एक साल पहले जो वायलेंस की सीरीज चालू हुई, राइट ना, बंगाल, बिहार, और उसके बाद जो है, उसके बाद पंजाब एंड देन अदर एरियाज एंड दिल्ली एंड ऑल, राइट ना, तो हाँ, तो अब ये वायलेंस नहीं रुक रहा, अब ये जो है जगह जगह सुनने में आ रहा है कि यहाँ वायलेंस हुआ, यहाँ कम्युनल वायलेंस हुआ। इनफैक्ट बंगाल पर्सनली गांधी जी चले गए, और इसके बाद का समय गांधी जी बंगाल में ही रहे कि मेरे रहते यहाँ वायलेंस नहीं होना चाहिए। वहीं गांव में नौखली करके जगह थी, तो नौखली में वायलेंस हुआ था, है ना, तो वहीं पे जाके रहने लगे कि मैं यहीं रहूंगा, किसी को मारना है मुझे मार दो, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। तो वहीं एक झोपड़ी में जो है उन्होंने अपना घर बना लिया, वहीं पे रहने लगे कि हाँ मैं यहाँ पे लोगों से मिलूंगा, गांव गांव घूमूंगा, समझाऊंगा और वायलेंस नहीं होने दूंगा। खैर खैर, तो फिलहाल तो ये एक अलग सीरीज, वायलेंस की सीरीज यहां से चालू हो रही है 16 अगस्त 1946 से। अब जो वेवल हैं, अब वेवल भी यहां पे थोड़ा सा तड़फड़ा रहे हैं। वेवल को लग रहा है कि नहीं जो है अब जल्दी से सरकार बनाई जाए, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, 5,000 लोग बंगाल में मारे गए हैं। आप ये फोटोज देखो तो ऐसा रोड पे ऐसी लाशें बिछी हुई हैं, राइट, हाँ, इस तरीके ऐसे कलकत्ता की सड़कों पे लाशें बिछी हुई हैं, इस तरीके का माहौल हो गया है। तो अभी एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है गवर्नर जनरल के लिए। अब गवर्नर जनरल जो है अब यहाँ पे जो है कांग्रेस को बोलेगा कि भाई जल्दी से सरकार बना लीजिए, इंटरिम सरकार बना लीजिए। अब ये माहौल हो चुका है, तो कांग्रेस भी एग्री कर गई और 2 सितंबर को यहां पर एक इंटरिम सरकार बनाई गई। सुनाओ, September 1946, now we have interim government led by Jawaharlal Nehru. Why Jawaharlal Nehru? अब वैसे ही डिबेट है कि हाँ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेट नहीं है, राइट ना। तो हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू एक्चुअली पहले मौलाना आजाद जो है प्रेसिडेंट थे, लेकिन अभी 1946 में प्रेसिडेंट चेंज हो गए और अब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस है वही क्या बनेगा, वाइस जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा बेसिकली, या फिर अभी यहां पर जो है क्या करेगा, इस पूरी गवर्नमेंट को लीड करेगा। तो जवाहरलाल नेहरू यहां पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेंगे, वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री और राजा गोपालाचारी जी को एजुकेशन दिया जाएगा। तो अब ये सरकार यहां पे बन गई है। अब इसमें और भी मेंबर्स हैं, लेकिन हाँ ये 3 इंपॉर्टेंट है। नाउ मीनवाइल, अब सरकार तो बन गई सितंबर में, अब मुस्लिम लीग को जो है फोमो फील होने लगा। मुस्लिम लीग को लगा कि यार हमें तो इंक्लूड ही नहीं किया। तो वेवल ने उनसे पूछा आओगे, है ना, जो है कर दें, इंक्लूड कर दें। तो यहां पर लियाकत अली खान को जो है क्या दिया गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई। तो अक्टूबर में लियाकत भी ज्वाइन करते हैं।
एंड ही इज अ फाइनेंस मिनिस्टर। अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, अब ये बेसिकली क्या खेल खेल रही है मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग यहां पर जो है डेडलॉक क्रिएट करना चाहती है कि सरकार में अगर फाइनेंस मिनिस्टर जो है मुस्लिम लीग का है तो वो कोई बिल पास ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करने देगा। तो यहां पर ये जो मुस्लिम लीग का स्ट्रगल था अब वो सरकार में भी आ गया है। तो पहले तो एक तो बाहर वायलेंस क्रिएट कर दिया है, और दूसरा इंटरिम गवर्नमेंट को वर्क भी नहीं करने दे रहे। ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हमें बताता है कि अगर पार्टीशन नहीं होता तो आजादी के बाद मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला पाना बहुत मुश्किल था। राइट ना, कि हाँ वो फिर काम ना करने देते, वो हर चीज में अड़ंगा अड़ाते रहते। तो इसलिए धीरे धीरे अब यहां से फील आने लगेगा, है ना, ये अक्टूबर हो चुका है ऑलरेडी। अब यहां से फील आने लगेगा कि भाई एक तो ये कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, इनकी डिमांड बहुत ही पुख्ता डिमांड है कि हाँ पाकिस्तान चाहिए। इंटरिम सरकार में इनको एंट्री मिल गई है और ये हमें काम नहीं करने दे रहे। तो धीरे धीरे अब यह एहसास हो रहा है कि हाँ पार्टीशन जो है इनएविटेबल सा हो गया है। राइट ना, कि पार्टीशन ही शायद इकलौता यहां पर क्या है, यू कैन से सॉल्यूशन है, और कुछ अभी दिख नहीं रहा। ऐसा कोई कह नहीं रहा, हालांकि गांधी जी ने कहा था कि हाँ मेरी जो है डेड बॉडी के ऊपर पार्टीशन हो सकता है, और कोई पार्टीशन के अब तक फेवर में था नहीं। अब तक यही नेगोशिएशन ही चल रहा था कि हाँ एक बार सॉल्व कर लें, एक बार सॉल्व कर लें, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो खैर, तो अब जो है क्या, तो मिनिस्टर्स हमने देखे, खैर है ना, अभी सारे मिनिस्टर्स रटने मत बैठना, है ना, बाकी सारे मिनिस्टर्स भी हैं। ठीक है, चलिए सुनाओ। तो 20 फरवरी 1947, तो अभी शुरू होता है 1947। Now we are entering into 1947. 1947, फरवरी 1947, फरवरी में क्लेमेंट एटली का एक स्टेटमेंट आता है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। एटली देख रहे हैं कि हाँ कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा है, कोई बात जो है खत्म ही नहीं हो रही है, रटना ही लोग एग्री नहीं कर रहे। तो क्लेमेंट एटली का एक स्टेटमेंट आता है, कहते हैं कि भाई जो है ये जो भी कुछ करना है, ट्रांसफर ऑफ पावर जो है, ये 30 जून 1948 को होने वाला है। तो एक इन्होंने डेट बता दी हमको, हम भी चौंक गए, अरे डेट कहां से आ गई भाई? अभी तो डिस्कशन चल रहा है, अभी तो डिस्कशन जो है फंसा हुआ है, चल भी नहीं रहा, फंसा हुआ है डिस्कशन, किसी दिशा में बात जा ही नहीं रही है। अब जो है ये डेट भी आ चुकी है, तो 30 जून 1948 की डेट आ गई। तो क्लेमेंट एटली ने कहा कि हाँ 30 जून 1948 मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम डेट है ये, कि हाँ 30 जून 48, इससे ज्यादा नहीं, है ना, इसी के अंदर जो भी सॉल्व करना है सॉल्व करो। तो ये हमारी फाइनल डेट है, यस, कि हाँ भाई हम जो है लेटेस्ट बाय 30 जून 1948, इससे ज्यादा हम नहीं रुकेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि वेवल से काम नहीं हो पा रहा है, तो वेवल को बदलो। अब माउंट बेटन को भेजा गया यहां पे। तो माउंट बेटन यहां पे एंट्री करते हैं एज अ वाइस रॉय। तो एक तो ये प्लस प्लस माउंट बेटन को भेजा गया, माउंट बेटन। अब माउंट बेटन एज अ वाइसरॉय उनको जब भेजा गया है, तो उनको यहां पे बहुत सारी पावर भी दी गई है कि ऑन द स्पॉट आप बहुत सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं, राइट ना, चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, समथिंग ऐसे पावर से लैश करके भेजा गया है। और इसी काम के लिए भेजा गया है कि जाओ ये जो इंडिया वाली प्रॉब्लम है सॉल्व करो, वेवल से नहीं हो पाया, अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो अब माउंट बेटन आते हैं। अब माउंट बेटन यहाँ पे सबसे मिलना शुरू करते हैं, मुस्लिम लीग से मिलते हैं, गांधी जी से भी आते ही मुलाकात होती है। गांधी जी इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि हाँ अगर देखो पार्टीशन की जगह अगर जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहो, है ना, और वो मान जाए तो वो भी चलेगा। हालांकि कोई और सपोर्ट ना करता इसे, लेकिन हाँ गांधी जी ने ये भी एक डेस्परेट अटेम्प्ट लिया है कि हाँ जो है जिन्ना को ही बना दो, लेकिन बंटवारा मत करो। तो खैर, तो यहां पे सबसे मिलने के बाद कांग्रेस लीग, जवाहरलाल नेहरू, मुस्लिम लीग, एवरीवन, राइट, जो है सारी पॉलिटिकल पार्टी से मिलने के बाद उसने रियलाइज किया कि भाई यहां पे एक ही सॉल्यूशन है, वो है पार्टीशन। तो पार्टीशन तो उसने बुलाया जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, कांग्रेस के लीडर्स और जो है मुस्लिम लीग एंड ऑल, एंड ही जो है टोल्ड देम कि हाँ देखो ये प्लान है, राइट ना। तो ये बेसिकली कहा जाता है माउंट बेटन प्लान। तो जून 3 को ये प्लान अनाउंस हो रहा है, एंड इट इज कॉल्ड एज जून 3 प्लान। जून 3 प्लान या फिर माउंट बेटन प्लान। माउंट बेटन प्लान। अब जो जून 3 प्लान
इसमें ये प्रपोज कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन अलग अलग बनाई जाए। तो ये प्रपोज कर रहा है कि हां, पाकिस्तान वाला जो पार्ट है ये एक अलग डोमिनियन होगा, दिस विल बी पाकिस्तान डोमिनियन, एंड ये जो बीच का पार्ट है, बाकी जो आज जो इंडिया है, ये होगा इंडियन डोमिनियन। इंडियन डोमिनियन दोनों की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, इसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी और इसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। दोनों जो है अपना अपना संविधान टेक्निकली बनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, यस। दूसरा इन्होंने कहा कि हां, मुद्दा है दो स्टेट्स का, एक मुद्दा है पंजाब बीच में फंस रहा है और एक बंगाल। तो जो पंजाब और बंगाल हैं एंड बंगाल, ये दोनों अलग अलग, राइट में कि दोनों ही स्टेट्स में हिंदू अलग डिसाइड करेंगे और मुस्लिम्स अलग डिसाइड करेंगे। और अगर किसी ने भी यस कह दिया तो पार्टीशन होगा, राइट ना कि हाँ जो है फिर क्या होगा, पार्टीशन कर दिया जाएगा, है ना, बांट दिया जाएगा। तो हाँ, तो दे हैव टू डिसाइड कि हाँ वेदर दे वांट टू गो फॉर पार्टीशन, सिंपल मेजॉरिटी सही होगा, राइट ना कि हाँ वेदर दे वांट टू गो फॉर पार्टीशन। इसी तरह कुछ और स्टेट जैसे कि सिलहट, NWFP, इसके अलावा सिलहट इन आसाम, NWFP, देन सिंध, दे विल ऑल्सो डिसाइड कि हाँ किधर जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो यहां भी रेफरेंडम होगा, यहां पे भी जो है क्या होगा, डिसीजन लिया जाएगा, एंड दे कैन आइदर गो फॉर इंडिया और पाकिस्तान, ऐसा करके यहां पर डिसाइड हो रहा है। प्लस जो नेटिव स्टेट्स हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जैसे कि हैदराबाद, तो प्रिंसली स्टेट्स हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, बड़ौदा हो गया, भोपाल हो गया, है ना। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट तो पैरामाउंट ही नहीं होगी, क्या ये फ्री हो जाएंगे? नहीं, फ्रीडम नहीं देंगे इनको। ये आइदर इंडिया, या तो इन्हें इंडिया को ज्वाइन करना पड़ेगा या पाकिस्तान को ज्वाइन करना पड़ेगा। फ्रीडम नहीं, पैरामाउंट खत्म हो जाएगी। ऑफ कोर्स पहले भी कहा गया कि हाँ, पैरामाउंट इज ओवर, ब्रिटेन का भी इनके साथ कुछ लेना देना नहीं है। So there is no paramountcy now, and they will be free, not free to become independent, but free to join either India और पाकिस्तान। तो ये सारी बातें यहां पे जो है क्या है, रखी गई। अच्छा, हैदराबाद के लिए क्लियर किया गया कि हैदराबाद पाकिस्तान नहीं जा सकता। रीजन, वो बीच में पड़ रहा, पाकिस्तान कहां चला जाएगा। तो हैदराबाद कैसे बहुत मनसा थी कि हाँ जो हम पाकिस्तान चले जाए, तो वो ये संभव नहीं है ना, हैदराबाद का निजाम चाह रहा था ऐसा, वो संभव नहीं है। प्लस ये बंटवारा अगर हो रहा है तो इस बंटवारे को करने के लिए एक बाउंड्री कमीशन बिठाया जाएगा, जो कि ये बाउंड्री डिसाइड करेगा दोनों। एक बाउंड्री कमीशन है ना, कि जो बाउंड्री बना के देगा। ये भी है जून 3 प्लान, विच इज नथिंग बट हाँ कि आजाद हो गया आप, और प्लस जो है प्लस क्या होगा, बंटवारा होगा, पार्टीशन का प्लान है टेक्निकली। सुनाओ, सो हाँ, तो जून 3 प्लान। अब ये जो है ये प्लान जवाहरलाल नेहरू, नॉट सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। तो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने ये प्लान एक्सेप्ट किया, लेकिन उनकी एक शर्त थी। शर्त यहां पे माउंटबेटन से ये थी कि कोई भी प्रिंसली स्टेट आजाद नहीं होना चाहिए, राइट ना, क्योंकि इसमें एक लूप होल है। लूप होल ये है कि आप डिसाइड ही ना करो, बैठे रहो, सोच रहे हैं कि इंडिया ज्वाइन करेंगे कि पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे, है ना। तो ये लूप होल का कोई यूज ना कर पाए, है ना, उनको जबरदस्ती करके, जोर जबरदस्ती करके, समझा बुझा के कैसे भी इंडिया का पार्ट बनाना है या पाकिस्तान का पार्ट बनाना है, कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये अगर माउंटबेटन वादा करे तो हाँ, तो ये प्लान जो है एक्सेप्टेड है। तो यहां पे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल दोनों ने ही इस प्लान को एक्सेप्ट किया। मुस्लिम लीग को तो ऑफ कोर्स उसे यही चाहिए था, तो मुस्लिम लीग ने भी इस प्लान को एक्सेप्ट कर दिया। नाउ अब यहां पे काम चालू होता है कि हाँ जो है बात आगे बढ़ाई जाए। तो बाउंड्री कमीशन, तो नाउ तो बाउंड्री कमीशन तो जून में
तो ये सारी हमने बातें करी कि हाँ क्या क्लॉज थी, और एक बाउंड्री कमीशन। अच्छा, अगले ही दिन एक और बात कह दी उसने, पहले तो ये सब समझाया, हाँ करवा ली, उसके बाद उसने एक और बात रखी। एक और बात उसने ये रखी कि हाँ जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, इंडिया को आजादी कब मिलेगी, उसने डेट भी रख दी। अगले दिन कह दिया 15 अगस्त को ही है 1947। इसी दिन जापान ने जो है सरेंडर किया था 2 साल पहले, तो कह रहा बड़ी शुभ दिन है, जापान ने सरेंडर किया था, इसी दिन आजादी कर देते हैं। तो हमने मना भी किया कि हाँ ये डेट ठीक नहीं है, जो है थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं। रीजन, ये बहुत बड़ा काम है कि हाँ ये बाउंड्री सेट करना, लोगों को इधर उधर करना, रटना, ये राजाओं महाराजाओं को समझाना, ये बड़ा काम है भाई, इसमें समय लगेगा। अब आपने जो है 2 महीने का टारगेट ले लिया है, 2 महीने भी पूरे नहीं बचे हैं भाई, खाली जुलाई है हाथ में। जून में ये हो ही रहा है डिस्कशन, खाली जुलाई हाथ में है। तो आप कह लीजिए 1.5 महीने का कुल मिला जुला के समय है, जिसमें आप कह रहे हैं कि इतने बड़े देश को हम विभाजित कर देंगे, है ना, लोगों को माइग्रेट करवा देंगे, या लोग माइग्रेट भी हो जाएंगे, है ना, जो सारा बंटवारा होना है आर्मी का, जो है सिविलियंस का, ये सब भी करना है, बहुत सारा काम है। अब इसमें हड़बड़ी क्या है, यहां शादी 1.5 महीने में कोई जो है तय नहीं करता है कि हाँ 1.5 महीने बाद शादी कर लेंगे। राइट, शादी के लिए लोग जो है कहते हैं अगले सीजन में करेंगे, 6-8 महीना शॉपिंग करेंगे, टाइम लगाएंगे। तो जब सोचो एक घर की शादी में जो है इतना इतना समय चाहिए होता है, तो पूरे घर पूरे देश का विभाजन करने जा रहे थे, 1.5 महीने का टारगेट तो बेवकूफी थी। बट माउंटबेटन वाज लाइक कि नहीं इसको करते हैं, रटना कि हाँ जो है हो जाएगा ऐसे करके समझा दिया उसने। तो खैर सुनाओ, सो नाउ दिस प्लान इज एक्टिव नाउ, है ना, कि हाँ ये रेडियो पे अनाउंसमेंट हो चुका है, और जून में बुलाए गए साइरल जॉन रैडक्लिफ। तो रैडक्लिफ को बुलाया गया। तो बाउंड्री कमीशन जो है, ये बाउंड्री कमीशन का काम दिया गया रैडक्लिफ को। रैडक्लिफ, तो रैडक्लिफ को यहां पे काम दिया गया, उसको 2 यहां पे जो है काउंसिल्स, 2 कमिटीज दी गई। एक कमिटी पंजाब साइड में, तो एक यहां का कमीशन होगा, एक इधर का कमीशन होगा, और इसे बोला गया बांटो। ये आदमी जो है, ये कभी इंडिया आया ही नहीं था, इनफैक्ट पेरिस के इस पार ये कभी आया ही नहीं था, इसे इंडियन सिनेरियो कुछ पता नहीं है, और इसे इतना बड़ा काम दे दिया है कि हाँ बांटो। ये अब इसने कहा मैप वैप दो, कह रहे मैप वैप तो अच्छा नहीं है, एग्रीकल्चरल मैप है, यही यूज कर लो। इसे काम भी दे रहे हैं कि हाँ देखो ऐसा है कि ये जो गुरुद्वारा है ये साइड आ जाना चाहिए, ये जो दरगाह है ये उस साइड चली जानी चाहिए थी, ये जो जनता कह रही है कि हाँ ये जो तालाब है इधर ले आओ, राइट ना, ये वाला जो नहर है उधर ले आओ, इरिगेशन वाली फैसिलिटीज ऐसे रखो कि हाँ दोनों को फायदा हो, या जो है पूरा एक साइड आ जाए, कुछ ऐसा यहां पे प्लान बनाओ। तो इससे डिमांड भी बहुत सारी कर दी गई, राइट ना, कि एक तो उसको काम बहुत टफ दिया गया, उसको कोई सपोर्ट सिस्टम या फिर कोई ऐसे ढंग के डेटा मैप्स रजिस्टर्स कुछ नहीं है, और उसके ऊपर ऐसी डिमांड भी कि हाँ देखो रेलवे स्टेशन ऐसा ना हो जाए कि रेलवे स्टेशन पाकिस्तान में है पर पटरियां इंडिया में है, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। तो इसे इतना खतरनाक काम दे दिया गया है, और इसको दे दिए गए हैं जो है कुछ कमेटी दे दी गई है। तो पंजाब कमीशन में जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस तेजा सिंह, जस्टिस दीन मोहम्मद, जस्टिस मोहम्मद मुनीर, है ना, तो ऐसा दोनों कम्युनिटी के 2-2 लोग ऐसा करके। ऐसा ही बंगाल कम्युनिटी में कमीशन में भी कि हाँ जस्टिस सीसी बिस्वाल, जस्टिस बीके मुखर्जी, जस्टिस अबू सलेक अकरम, जस्टिस एस ए रहमान, तो 2 मुस्लिम 2 हिंदू ऐसा करके, है ना। तो हाँ, तो ये 2 कमीशन दे दिए गए हैं कि हाँ भाई जाओ बनाओ। अब जो मिला उसे जैसे तैसे उसने काम दिया गया था, 4-5 हफ्ते 5-6 हफ्ते का काम टाइम दिया गया था, तो 5-6 हफ्ते में उसने करके दिया। तो 12 अगस्त को उसने कुछ जो है सबमिट कर दिया जाके माउंटबेटन को प्लान, कि ये रहा प्लान। माउंटबेटन ने प्लान दबा दिया, कह रहा ये प्लान अगर अभी बता दूंगा तो यहां पे एकदम हड़कंप हो जाएगा, है ना। तो कहते दबा दो अभी, पहले इसे आजाद होने दो, पहले जो है 15 अगस्त बीत जाने दो, उसके बाद अनाउंस करेंगे। तो उसने प्लान अनाउंस भी नहीं किया, है ना, कि हाँ थोड़ा पता चल जाता। अब लोग डाउट में है, पाकिस्तान जो है पंजाब में लोग कह रहे हैं कि शायद पार्टीशन होगा ही नहीं, है ना, मन चेंज हो गया है, कैंसिल हो गया है, राइट, कांग्रेस संभाल लेगी, है ना, कि हाँ नहीं होने वाला पार्टीशन। तो वो इस मंशा में बैठे हुए हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा, बीच में है क्या पता नहीं ये एरिया इंडिया में आता है या पाकिस्तान में आता है। कोई सोच रहा है कि मैं इंडिया में हूं, क्या मैं पाकिस्तान जाऊं, अरे कोई पाकिस्तान में तो सोच रहा है क्या मैं इंडिया जाऊं। जो इंडिया में आसपास के लोग हैं वो उसे प्रेशराइज कर रहे हैं कि हाँ चले जाओ, राइट ना, यहाँ सेफ नहीं हो, है ना, वो चाहते हैं कि ये जो है प्रॉपर्टी छोड़ के भाग जाए, उधर उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम भाग जाओ। अब ये केओटिक माहौल क्रिएट हो गया ऐसे 1-1.5 महीने में, क्या स्पेशली जो पूरी बॉर्डर लाइन है, लोगों को हवा ही नहीं लग रही कि करना क्या है ना, और ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई प्रॉपर रिसोर्स भी नहीं है कि हाँ इतनी ट्रेन चला दी गई हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है, राइट, बताया जा रहा है कि ऐसे करो ऐसे ना करो, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कुछ भी ढंग का तो नहीं हो रहा है, राइट, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कुछ नहीं है, लोगों को अपने हाल पे यहां पे छोड़ दिया गया है। नाउ तो एक तो ये बाउंड्री कमीशन का काम हो गया। दूसरा जुलाई 1947 में ये डिसाइड हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वही पार्लियामेंट है।
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कभी कभी संविधान बनाएगी और कभी कभी पार्लियामेंट की तरह बिहेव करेगी। जब वो संविधान बनाएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां पे प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन जब जब वो जो है लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह बिहेव करेगी तब जीवी मवलांकर इसके क्या होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। ये एमसीक्यू हो सकता है। खैर 22 जुलाई को उन्होंने कहा कि भाई अपना एक झंडा तो होना ही चाहिए, है ना, कि आजादी के दिन फहराएंगे क्या, तो एक झंडा नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यहां पर क्या कर दिया, अडॉप्ट कर दिया। तो ना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही अब क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी है या उस समय की पार्लियामेंट है। सुनाओ 18 जुलाई को ये रेटिफाई भी हो गया। सुनाओ तो एक तो इसी के साथ जो है हमने समझा कि हाँ इंडिया पाकिस्तान बंटवारे की हमने बात समझी, प्लस इसी के तहत हमने समझा कि हाँ रैडक्लिफ को जिम्मेदारी दिया गया है बाउंड्री कमीशन का। राइट ना, और ये प्लान एक्चुअली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है जुलाई 18 को। जुलाई 18 को जो है इस प्लान को एसेंट मिला एंड दिस बिकेम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो नाउ दिस इज प्रॉपरली एक्सेप्टेड। ब्रिटेन ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है यही प्लान है, 15 अगस्त को एग्जीक्यूट करो। राइट ना, तो दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। हम बाकी क्लॉजेस तो हम बात कर चुके हैं, और जो है 14 अगस्त को पाकिस्तान को फ्रीडम मिलेगा और 15 अगस्त को हमको फ्रीडम मिलेगा ना। तो अब गांधी जी 14 अगस्त को जो है गांधी जी से पूछा गया कुछ आपकी राय वगैरह हो, तो गांधी जी ने कहा कि भाई समझो कि हाँ ये आजादी की खुशी है लेकिन बंटवारे का उतना गम भी है ना। तो हाँ, तो हमें जो है हमें इसके लिए मौन रखना चाहिए, हमें इस शोक को भी मनाना चाहिए, खुशी को भी मनाना चाहिए लेकिन इस शोक को भी मनाना चाहिए। राइट ना, और हमें भगवान शक्ति दे कि हम इसको बर्दाश्त कर सके। पार्टीशन के खिलाफ ऐसा नहीं सारे लोग पार्टीशन के जो है सपोर्ट में ही थे, गांधी जी खुद भी पार्टीशन के सपोर्ट में नहीं थे, बट अब क्या है कि हाँ कुछ और बचा नहीं है। राइट ना, हिंदू महासभा, वीडी सावरकर, मौलाना आजाद, ऑल वर अगेंस्ट पार्टीशन, दे वर नॉट सपोर्टिव ऑफ पार्टीशन। बट द पॉइंट इज कि हाँ ये कहीं ना कहीं जो है इनएविटेबल सा हो गया था। ये अब तक का जो एक्सपीरियंस था मुस्लिम लीग के साथ, सबने कोशिश करी थी, गांधी जी ने भी कोशिश करी थी, पर सॉल्व ही नहीं हुआ था ना। राइट ना, कि ये मुद्दा सॉल्व ही नहीं होता। अब या तो इस दर्द को हम लेके आगे कंटिन्यू कर देते, फिर जो है ग्रोथ की जगह, डेवलपमेंट की जगह हम यही लड़ाई करते रहते कि तेरी कितनी सीटें, मेरी कितनी सीटें, यही सब खेल करते रहते, कम्युनल राइट्स जो है खत्म ना होते। तो कहीं ना कहीं इतना वायलेंस और ये डेडलॉक कहीं ना कहीं मजबूर कर बैठा था कि इस पार्टीशन को एक्सेप्ट किया जाए। तो ये रियलिटी बन गई थी पार्टीशन। तो खैर, तो 14 अगस्त की रात को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है सारे लोग बैठे। राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसको हेड किया, और यहां पे जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के दिन रात को जो है अपनी वो फेमस स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी, राइट ना, तो उन्होंने यहां पे इस सेरेमनी में स्पीच दी। तो खैर, तो लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, नाउ द टाइम हैज कम व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटैंशियली एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट, है ना, कि जब दुनिया सो रही है, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। A moment comes, but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. तो नाउ ये अब जो है बहुत ही फेमस स्पीच है, आप चाहे तो जो है यूट्यूब पे भी आप इसको सुन सकते हैं। खैर, सो नाउ जो है दिस फाइनली दिस इंडिपेंडेंस हैपेंड। राइट है ना, 15 अगस्त हमने सेलिब्रेट किया, हर जगह इसकी पार्टीज हुई, और 15 अगस्त को लाल किले के ऊपर झंडा फहराया गया, क्योंकि हम आजाद हुए ना, तो हाँ तो झंडा फहराएंगे, हमारा झंडा फहर गया। राइट, खैर, प्लस जो है हमने यहां पे माउंट बेटन को ही रिक्वेस्ट किया कि आप ही हमारे गवर्नर जनरल बने रहिए, कंटिन्यू करिए, क्योंकि अभी संविधान रेडी नहीं हुआ है। संविधान रेडी होने में अभी 3 साल और लगने वाला है, तो संविधान है ही नहीं, तो अभी ना ही पता है कि प्रेसिडेंट कैसे बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं है। तो अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है वही कंटिन्यू करेगी। तो इंटरिम गवर्नमेंट यहां पे बनेगी, जो है प्राइम मिनिस्टर जो है जवाहरलाल नेहरू हैं, तो वो अपनी सरकार बनाएंगे। सो अभी जो है, अभी समझो कि हाँ जो गवर्नर जनरल की पोजीशन है वो ज्यों की त्यों है। कौन बनेगा? तो यहां पे माउंट बेटन को ही बोला गया कि आप ही बने रहिए, माउंट बेटन। अब इसके नीचे जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज बीइंग लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, ये प्राइम मिनिस्टर है, राइट, मेन मिनिस्टर है, और फिर वो जो है यहां पे पूरी अपनी सरकार बनाएंगे। और जो लेजिस्लेचर है, बाकी कोई लेजिस्लेचर नहीं है, अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही लेजिस्लेचर है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम कर रही है। अब जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो माउंट बेटन कंटिन्यूड।
ना माउंटबेटन भी चाहते थे कि वो कंटिन्यू करे, हम भी चाहते थे वो कंटिन्यू करें। माउंटबेटन चाहते थे कि वो पाकिस्तान के भी गवर्नर जनरल रहे। उससे फायदा यह होगा कि जब वो दोनों देशों के गवर्नर जनरल रहेंगे, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, तो जब वो दोनों दोनों जगह के गवर्नर जनरल रहेंगे तो इन दैट केस आगे का जो प्रोसेस है वो कर पाएंगे। आर्मी का विभाजन, सिविलियंस का विभाजन, रिसोर्सेज का विभाजन, ये सारी चीज वो आगे कर पाएंगे। पर जिन्ना ने मना कर दिया, जिन्ना ने कहा कि हम ही अपने बनेंगे। तो जिन्ना पाकिस्तान के जो है गवर्नर जनरल बने और हमारे माउंटबेटन बने रहे। राइट, वो चाहिए भी था हमें कि हाँ जो है रीजन जो उसका दिया जाता है कि हमारे यहाँ इस समय बहुत सारे यूरोपियन सिविल सर्वेंट्स वगैरह भी थे, प्लस अभी ये राजे राजवाड़े वगैरह भी थे, तो इन सबको कंट्रोल करना है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं वो माउंटबेटन का जोर चाहिए था। तो दैट इज द रीजन वी रिक्वेस्टेड हिम टू कंटिन्यू। आगे जाके 1948 में राजा जी बनेंगे, सी राजा गोपालाचारी। एंड जब तक हम संविधान ना बना ले तब तक राजा जी ही क्या रहेंगे, जो है हमारे गवर्नर जनरल रहेंगे। खैर, सुनाओ तो अब ये पूरी सरकार बन चुकी है। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर भी हैं, एक्सटर्नल अफेयर भी उन्हीं के पास है, सरदार पटेल डिप्टी पीएम है, होम उनके पास है, मौलाना आजाद एजुकेशन है, जॉन मथई रेलवे ट्रांसपोर्ट है, सरदार वल्लभ डिफेंस है, जयराम जो है जयराम दौलत राम फूड एंड एग्रीकल्चर, जगजीवन राम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, CH भाभा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ऐसा कुछ MCQ बन सकता है ना, मैच द कॉलम आ सकता है ना। तो वो जो है एक बार इसको देख लीजिएगा, ऐसा रटने मत बैठिएगा, बट यू शुड बी एबल टू रिलेट। अब जैसे BR अम्बेडकर जो है लॉ दिया गया है, उनको लॉ मिनिस्ट्री दे रखी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंपॉर्टेंट है, राइट, इंडस्ट्री और सप्लाईज है उनके पास, है ना, बाकी ठीक है। नाउ मीनवाइल क्या हुआ है, लोगों को जो समझ में आ रहा है, तो लोगों ने माइग्रेट करना चालू कर दिया। जो उनको मिला, बैलगाड़ी, पैदल, अटैची में, बक्से में, जो भर पाए, राइट ना, वो लेके आ रहे हैं, वो जो है लेके आ रहे हैं। और ये दोनों साइड से माइग्रेशन हो रहा है, इधर से जनता इधर आ रही है, इधर से जनता इधर जा रही है, दोनों। तो ऐसा कुछ 14 मिलियन लोग माइग्रेट हुए। ये दुनिया का जो है अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन है। इतना बड़ा माइग्रेशन कभी नहीं हुआ था। तो 14 मिलियन लोग यहां पे माइग्रेट हुए, जिसमें मैंने कहा कि हाँ मिसमैनेजमेंट है, कोई इसमें प्रॉपर सर्विसेज नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। और लोग एक तो डिप्रेस्ड हैं, राइट ना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली गुस्से में है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, और कहीं ना कहीं जो है किस पे निकालेंगे गुस्सा। तो ये गुस्सा आपस में भी निकल रहा है, प्लस बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं जो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, राइट ना, कि जो है इन लोगों को मारो, इनको लूटो, इनसे जो है सामान छीन लो। कोई धर्म के नाम पे ऐसा कर रहा है, कोई पैसों के लिए ऐसा कर रहा है, और जो है इसमें लोग मारे जा रहे हैं। तो कुछ 1 मिलियन लोग यहां पे मारे गए। अब इसमें कोई बहुत ऑफिशियल डेटा नहीं है, जैसे कोई डेटा कहता है कि 14 मिलियन से 20 मिलियन तक का माइग्रेशन है ये, राइट। तो कोई बहुत ऐसा काउंट हमारे पास प्रॉपर नहीं है भाई, कोई चला गया, हमने गिना ही, हमको नहीं पता भाई, राइट ना। तो कितना माइग्रेशन एक्चुअली हुआ है, 14 मिलियन एक रफ एस्टिमेट है कि हाँ 14 मिलियन का माइग्रेशन हुआ है। प्लस इसमें एक जो अगेन जो है दयनीय बात है कि हाँ 75,000 महिलाओं का इसमें रेप हुआ है, राइट ना। तो हाँ, तो जो है इस तरह की एट्रोसिटीज चल रही हैं। कोई ट्रेन आ रही है तो ट्रेन में पता चला इंसान नहीं निकल रहा है, खाली डेड बॉडीज भरी हैं, पूरा खून से लथपथ है। रेफ्यूजी कैंप्स लगाए गए हैं दिल्ली में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, जगह जगह जो है रेफ्यूजी कैंप्स लगाए हैं। कैंप्स में लाखों, हजार पता चला 10,000 की कैपेसिटी है, 2 लाख लोग उसमें रुके हुए हैं, है ना। इस तरीके का क्या वहां खाना होगा, पानी होगा, नहीं, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट, राइट ना, इश्यूज। और फिर ये वो लोग हैं जिनका अब कोई घर नहीं है, और घर छोड़ो अब देश नहीं है, राइट ना, ऐसी बात हो चुकी है। तो अब इनको रिहेबिलिटेट भी करना है। ये सब पोस्ट इंडिपेंडेंस की दिक्कतें हैं अपनी। तो खैर, तो यहां पे मिसमैनेजमेंट होगा। बाउंड्री अवार्ड फाइनली 17 अगस्त को, 15 अगस्त की आजादी के 2 दिन बाद बताया गया बाउंड्री कहां पे है। समझ रहे हो कितना केओस रहा होगा यहां पे। तो खैर, तो पार्टीशन अनदर थिंग है ना। तो हाँ, तो इस तरीके आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें पार्टीशन के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है कि हाँ किस तरीके का माहौल था। अनदर फैक्टर वाज इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, कि हाँ ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, राजे महाराजे, तो ये बहुत बड़ा काम था भाई। कुछ बड़े नाम आप जानते हैं कि हैदराबाद है, कश्मीर है, जोधपुर है, भोपाल है, बड़ौदा है, राइट ना, जो है जूनागढ़ है, ट्रावनकोर है, ये सारे क्या है, राजे महाराजे। अब ये तो हम बड़े नाम जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं तो 550 प्लस प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनको हमें एग्री कराना है कि आप इंडिया ज्वाइन कर लीजिए। इनको इंडिया ज्वाइन करवाना है
और इंडिया ज्वाइन कराने के लिए इनसे साइन करवाना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। क्या ये आसान काम है कि कोई महाराज है, महाराज अपना राज्य दे दें कि हाँ भाई आज से हम जो है यूपी का पार्ट है? ऐसा तो नहीं होगा, है ना। इतना आसान काम नहीं है कि राजे महाराजे जो हैं बड़े आराम से जो है अपना राज्य पार्ट दे दें, कहीं हाँ डेमोक्रेसी है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला। इट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू बी एन ईजी टास्क। ये 1.5 महीने 2 महीने के अंदर जो है जो कहानी हम लोग गढ़ लिए हैं कि हाँ ये करना है हमको, इट इज नॉट एट ऑल ईजी। अब ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये आती है किसके ऊपर? ये दी गई सरदार पटेल जी को और उनके साथ उनके सिविल ऑफिसर वीपी मेनन। और यहां पे सपोर्ट प्रोवाइड किया माउंटबेटन ने, क्योंकि माउंटबेटन की देखो चलती है, राइट ना, कि राजा महाराजाओं के साथ क्या है, चलती है भाई। अब तक ये लोग पैरामाउंट रहे हैं, अरे पैरामाउंट के अंदर रहे हैं, तो माउंटबेटन की चलती है। तो माउंटबेटन पता चला जो है लोगों से मिलने जा रहे हैं, राइट ना, सरदार पटेल मिलने जा रहे हैं, और जहां मिलने जा रहे हैं फिर अगले दिन खबर आ रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ कहा होगा कि प्लीज ज्वाइन कर दीजिए, है ना, थोड़ा डराया धमकाया गया कि हाँ भाई आप जो है इंडिया में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, एक छोटा सा राज्य इंडिया के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा करके उनको समझाया गया। तो कभी प्यार से ना साम दाम दंड भेद सब लगा इसमें, और उसके बावजूद आजादी के पहले भी कुछ इश्यूज थे, जैसे कि ट्रावनकोर आजाद होना चाह रहा था, भोपाल जो है पाकिस्तान जाना चाह रहा था या आजाद होना चाह रहा था, जोधपुर। बट बिफोर 1947, 15 अगस्त 1947 सबको सॉल्व किया गया। यस, खाली 3 प्रॉब्लम रह गई, एक कश्मीर, एक हैदराबाद और एक जूनागढ़। यही 3 ऐसे स्टेट्स थे जो आजादी के बाद भी जो है बाहर थे, और फिर उनको सॉल्व किया गया। जूनागढ़ के ऊपर प्रेशर बनाया गया, उनको भाग गए, पाकिस्तान भाग गए, सब छोड़ गए। राइट, हैदराबाद में जो है पुलिस एक्शन हुआ, तो सितंबर 1948 में जो है हैदराबाद में आर्मी गई, तब हैदराबाद को जो है इंक्लूड किया गया। कश्मीर में जब पाकिस्तान से अटैक हुआ तो वहां के राजा थे, राजा हरि सिंह, तो हरि सिंह ने यहाँ पे मजबूरी में आके साइन कर दिया। तो इस तरीके से आगे जाके सॉल्व हुआ। दैट इज दिस स्टोरी इज ऑल्सो इन पोस्ट इंडिपेंडेंस। राइट ना, वहां पढ़ेंगे आप इसको। अभी के लिए हमें ये जानना है कि हाँ प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हुआ था, है ना, कि हाँ किसने किया था, और इस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो है इंडिपेंडेंस, है ना। तो ये सारी हमने बातें करी। बात करी हमने सरदार पटेल और वीपी मेनन की। देन फाइनली इन मई 1949 हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया। राइट ना, 26 नवंबर को हमारा संविधान पूरा हो चुका है, और इसी को हम लोग कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। राइट ना, कि हाँ भाई संविधान पूरा हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 24 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पहला प्रेसिडेंट चुना है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को एक्सेप्ट किया है, और 26 जनवरी 1950 फाइनली हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट और इन्फोर्स कर दिया। जो भी बचा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था, रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, वो यहां पे हमने इनैक्ट कर दिया। तो ये लास्ट बात कह लेते हैं। So now, this led to, यहां तक हमने बात करी 15 अगस्त 1947. This was independence plus partition. And then eventually by 26 Jan 1950 हम रिपब्लिक हुए। अब रिपब्लिक होने का मतलब क्या हुआ? रिपब्लिक होने का मतलब यह हुआ कि अब हमारा इलेक्टेड हेड प्रेसिडेंट बन चुका है ना, कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो हमारे इलेक्टेड हेड हैं। यानी अब हम डोमिनियन नहीं रहे, अब कोई डोमिनियन स्टेटस जैसी बात नहीं। हम वैसे भी सोवरेन थे, अपना हम खुद ही काम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि बीच में अंग्रेजों का हमारे ऊपर कोई जो है से था, बट हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे, रह सकते थे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमें नहीं रहना कॉमनवेल्थ में, हम लोग रिपब्लिक होंगे, हमारा प्रेसिडेंट होगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, हमारा अपना स्ट्रक्चर होगा, सरकार जो बनाई गई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसके हिसाब से आगे यहां पर चलेगा। तो अब हम कॉमनवेल्थ का टेक्निकली पार्ट नहीं रहे, लेकिन फिर ब्रिटेन ने कहा कि अरे तो क्या हो गया, रिपब्लिक हुए तो क्या हुआ, अभी भी आप कॉमनवेल्थ का हिस्सा बने रह सकते हैं। हमने कहा ओके ठीक है भाई, राइट ना, तो हम उसके आगे भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहे। तो उसने अपना रूल्स चेंज कर दिया, है ना। पहले रूल था कि आप रिपब्लिक नहीं हो सकते, फिर उसने कहा कि नहीं आप रिपब्लिक भी हो सकते हैं। क्या ही है, ग्रुपिंग है, राइट ना, कि G8 का मेंबर बनने के लिए किसी राजा महाराजा में विश्वास करना कोई जरूरी थोड़ा है। हाँ, तो जो है
तो आप मेंबर रह सकते हैं किसी भी ग्रुप का मेंबर बनने के लिए, है ना। आप सोवरेन हैं, आप पूरी तरह से आजाद हैं और कॉमनवेल्थ के ग्रुपिंग के मेंबर भी हैं। हम लोग साथ में, भाई एक पुरानी कॉमन हिस्ट्री है, तो साथ में जो है हम लोग ऑपरेट करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस। अब इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस आप मेन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे। मेन एग्जामिनेशन में सवाल आता है ना, प्रीलिम्स में पोस्ट इंडिपेंडेंस का सवाल नहीं आता, तो उसकी पढ़ाई आप करेंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो मॉडर्न इंडिया की कहानी हम लोग यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। बाकी इतना लंबा सफर रहा अपना, उम्मीद है कि हाँ ये समझ आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि पूरी कहानी को जो है थोड़ा सा कम समय में आपको मैं समझा सकूं, राइट ना। बट प्लीज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पढ़िएगा, है ना, कि हाँ जो भी आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं या फिर यूपीएससी वाला पढ़ रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज आप जो है जरूर पढ़ें। और जो है अपने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए जैसे मैं बना रहा था। 2-4 बार एक बार रीडिंग करनी पड़ेगी, 2-4 बार रीडिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स से स्विच कर सकते हैं। आप खाली फ्लो देखेंगे, टाइमलाइन देखेंगे, कहानी याद आती जाएगी, बात बन जाएगी। चलिए, बाकी मेरी तरफ से आपको जो है शुभकामनाएं, बहुत अच्छा करिएगा, राइट है ना। सेलेक्ट होइए जल्दी और फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।